अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। खास करके यह सीरीज डिफेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। इसमें प्लस फीचर्स को ज्वाइन करने पर आपको घर बैठे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का आनंद मिलेगा। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में और इंडिया के टॉप मेंटरशिप्स और गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच का नाम है वज्र। यह खास करके एनडीए एग्जाम 2021 के लिए तैयार किया गया है। यह बैच 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 30 मार्च तक चलने वाला है। दूसरा बैच है इंदिरा बैच। यह बैच खास करके एयरफोर्स, एक्स और वाई ग्रुप और नेवी एग्जाम के लिए लाया गया है, जो 12 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है और 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। इसमें आपको अलग अलग फैकल्टी से सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे। इन सारे बैचेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा गेट सब्सक्रिप्शन का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के प्लान खुल जाएंगे। तो आपको जो भी अपने सुविधा अनुसार सही लगे उस प्लान को चूज कर लीजिए। और यहाँ पर एक रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसमें एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सारे कोर्सेज पर आपको 10% का छूट मिलेगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक कोर्स परचेज कर लेना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन का कुछ रूल बताए थे। तो 1 से 10 तक के रूल हमने उस वीडियो में कवर कर लिए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे रूल थे। मैं आपको पता हो तो मैं बस वही चीज़ें कवर कराता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कराने में आपको भी पता कोई मतलब है नहीं उस बात में। तो 11 नंबर रूल से अपन आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो पीछे वाले लेक्चर में हमने तो बस कुछ बेसिक से प्रीपोजिशन पढ़े थे जो आपको शायद पहले से आते होंगे या फिर उनसे कुछ प्रीपोजिशंस आपको आते होंगे। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन के भी कुछ अपन रूल पढ़ेंगे जो आपको याद ही करने होंगे। उनका कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं है और बाकी कुछ मतलब उनको कुछ समझने का है नहीं, बस आपको उनको याद ही करने होंगे। इनमें आपके पास कुछ एक्सेप्शन भी मिल सकता है। तो 11 नंबर का रूल क्या है, वो है ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड फाउंड। मतलब जो अगर आपको फाउंड दिख जाता है, एक वर्ड है फाउंड, तो उसके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन काम में होगा, ऑफ, मतलब फाउंड ऑफ। अब फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, FONDOF, फाउंड ऑफ यानी शौकीन। शौकीन आप जानते हो कि शौकीन यानी किसी चीज़ का शौक रखना। तो फॉन्ट के बाद में हमेशा फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जो एग्जांपल है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मतलब वह आम का शौकीन है। ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर का रूल क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड जलियस। जलियस जो है यानी किसी से जलना, जलियस वर्ड के बाद में भी हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आज ही आप इन रूल्स को आज ही आप याद करके जाएंगे। ठीक है। तो फॉन्ट के बाद में ऑफ एंड जलियस के बाद में भी ऑफ। स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, इनको आपको याद ही करना होगा। आप नोटबुक में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने दिमाग में इनको फिट करना है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ही इज जलियस ऑफ हिज नेबर, मतलब वह अपने पड़ोसी से क्या करता है, जलता है। तो जलियस के बाद में ऑफ आएगा। बहुत ही अच्छा है, इसको तो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड क्रूल या फिर काइंड। अगर आपको दो वर्ड ये कोई से भी दिख जाए, क्रूल दिख जाए, काइंड दिख जाए, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, टू प्रीपोजिशन का यूज। एग्जाम्पल देखिए, द ओनर इज वेरी काइंड टू हिज सर्वेंट्स। मतलब जो मालिक है वो अपने नौकर से क्या है, नौकर के प्रति दयालु है। तो टू प्रीपोजिशन किसके बाद में आएगा, काइंड टू। ठीक है। तो द ओनर इज वेरी काइंड टू हिज सर्वेंट्स। ठीक है। तो टू प्रीपोजिशन आएगा इसके बाद में। 14 नंबर का क्या है, टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड
पे अटेंशन, मतलब आपके पास पे अटेंशन ऐसा कुछ वर्ड दिख जाए, उसके बाद में भी आपको टू ही लगाना है। अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, मतलब प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, इसका यदि आप अर्थ निकालोगे, यदि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि टू है, टू आएगा क्या आएगा। अब देखिए पे अटेंशन डेस योर स्टडीज़, मतलब अपनी स्टडी यानी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, तो की तरफ का मतलब टू ही तो आएगा। या फिर आपको एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है टूवर्ड का, टूवर्ड्स, कि प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड्स योर स्टडीज़, बस इसी चक्कर में ही तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करनी होती है कि आप टू और टूवर्ड्स में कंफ्यूज ना हो जाएं, टू एंड टूवर्ड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको याद करना होगा इन चीज़ों को। अब आगे आता है 15 नंबर का रूल आता है डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। तो इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये कोई रूम है, रूम के अंदर मान लीजिए मैं बैठा हूँ, कोई भी आप बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके लिए क्या यूज़ होगा, इन, ठीक है। अब इनटू क्या होगा, इनटू होगा जैसे बाहर से कोई आदमी अंदर जा रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर जा रहा मतलब इन तो क्या है, पहले से बैठा है वो कमरे के अंदर ही, या फिर चल रहा है कमरे के अंदर है, मतलब अंदर की स्थिति में क्या होगा, इन होगा। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ यदि वो मूव कर रहा है, मतलब मोशन हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इनटू का यूज होगा। तो सी इज इन द रूम, इसमें क्या क्या हो रहा है, सी इज इन द रूम, स्टेबिलिटी आ रही है इसमें। सी इज स्विमिंग इन द रिवर, अब इसमें स्टेबिलिटी तो नहीं है लेकिन वो रिवर के अंदर ही है, इसमें इन आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी वेंट इनटू द रूम, इसमें इनटू क्यों आया, क्योंकि वो जा रहा है, जा रहा है मतलब मोशन हो रही है, वो बाहर से अंदर जा रहा है, तब इसमें क्या आएगा, इनटू आएगा, ठीक है। अब सी इंटर्ड द रूम, ये एक एक्सेप्शन होता है जो मैंने बताया, बाद में आएंगे। तो एक कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन काम में नहीं ली जाती हैं, उन वर्ड्स में कौन सा है, इंटर भी एक वर्ड है, इंटर, कि यदि जब भी आपको इंटर दिख जाए तब उसके बाद में आपको नो प्रीपोजिशन आएगा। इंटर है मतलब सी इंटर इनटू द रूम होना चाहिए था, बेसिकली होना क्या चाहिए था, यहाँ पे भी इनटू ही आना चाहिए था, लेकिन इनटू क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ये अपवाद होता है कि इंटर है यदि जब भी आपको दिख जाए ना, तो उसके बाद में आपको नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन काम में नहीं आती है इंटर के बाद में। तो हमने क्या सीखा इनमें, कि यदि कोई वस्तु है किसी के अंदर है, कमरे के अंदर ही है, तब तो वो क्या होगी, स्टेबिलिटी के दौरान तो इन, यदि बाहर से अंदर जा रहा है इनटू, और उसमें भी एक अपवाद होता है इंटर वाला, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपन। जो आगे का रूल है वो अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। बाकी देखो मेरा तरीका तो यही है कि मैं एग्जांपल से ही आपको सब कुछ कंप्लीट क्लियर करा देता हूँ, उसी से मैं कराने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल में क्या है, ही इज हीडिंग डेस ए ट्री, मतलब हीडिंग का मतलब होता है छुपना, ट्री का मतलब पेड़। आप इससे देखो मैं कैसे समझाऊंगा आपको, कि ही इज हाइडिंग, या फिर हीडिंग बोल सकते हैं, हाइडिंग डेस ए ट्री, मतलब वह पेड़ के पीछे, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, छुपा हुआ है, तो पीछे का सेंस आ रहा है। अब इसमें देखो अपन एग्जाम जो ऑप्शंस देखें, तो फ्रॉम तो आने का चांस नहीं बनता, कि फ्रॉम यानी से कुछ है ही नहीं, अबाउट भी नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही काट दिए। ओवर, ओवर किससे के लिए होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ओवर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आपके ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रही है, कोई पक्षी उड़ रहा है, तब उसके लिए ओवर होगा, कि आप तो स्टेबल हैं लेकिन ऊपर से कोई मूव करता हुआ कोई भी वस्तु जा रही है ऊपर से, जो मोशन हो रहा है उसमें, तब उसके लिए ओवर होगा। लेकिन ओवर का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, बिहाइंड होगा। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो एक सिंपल सा है तो, कि ही इज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, मतलब वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है इसमें। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर का क्या है, यदि झगड़ा किसी आदमी से हो तब विद आता है, और झगड़ा किसी मुद्दे या फिर बात पे होता है तब ओवर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया है इस चीज़ को, कि आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो, कि झगड़े दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में क्या है, ही यूज टू कॉल विद हिज वाइफ, मतलब वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है। तो विद का मतलब क्या है, इसमें विद क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यदि झगड़ा किसी व्यक्ति से हो यानी किसी आदमी से हो,
यानी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तब क्या आएगा? तब तो विद का प्रयोग होगा। लेकिन यदि झगड़ा किसी मुद्दे या फिर किसी बात पे हो, तब ओवर का यूज किया जाता है। समझ में आया आपको बातें? यदि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है तब विद आएगा, याद कर लीजिए इसको। यदि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है तब विद आएगा। लेकिन यदि जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो किसी मुद्दे पे हो रही है, जैसे द क्वाल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूज डेस द मैटर ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के मुद्दे पे, मैटर ऑफ कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे पे। तो मुद्दे का मतलब किसी बात पे, किसी मुद्दे पे, तब क्या आएगा? ओवर। समझ में आ गया आपको? तो यदि झगड़ा किसी आदमी से हो तब तो विद, एंड यदि किसी मुद्दे पे होता तब ओवर। याद ही करना पड़ेगा इसको, तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि झगड़ा किसी आदमी से तब तो विद, एंड किसी मुद्दे पे हो, किसी बात पे हो, तब ओवर। द प्रेपोजिशन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रिमाइंड। तो रिमाइंड यदि आपको जहाँ पे भी दिख जाता है तब उसके बाद में आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कराओ, क्योंकि रिमाइंड का मतलब क्या है? याद करना। तो रिमाइंड ऑफ, ठीक है। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रोमिस। तो जो प्रोमिस है उसको रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए, तो रिमाइंड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। एंड ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक, वह मतलब मेरी गलतियों को याद दिलाता रहता है। तो ऑफ क्या है? ऑफ आप समझ गए होंगे क्या है, कि रिमाइंड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल आता है 19 नंबर का। उसमें क्या है कि इफ़ यू आर इनवाइटेड फॉर एन ओकेजन देन टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द ओकेजन। ठीक है, ओकेजन से पहले। अब जैसे एग्जांपल से अपन और क्लियर होगा कि आई इनवाइट यू टू कम टू टी टुमारो। अब यहाँ पे टी टुमारो क्या है? ये एक ओकेजन ही हो गया एक तरह से। ओकेजन क्यों हुआ ये? एक तरह से ये ओकेजन इसलिए हुआ क्योंकि टी टुमारो मतलब चाय है उस टाइम पे। तो चाय के टाइम पे मैंने तुम्हें इनवाइट किया, मतलब आपको सीधी सी बात ये कि इनवाइट के बाद में टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हिज वेडिंग। हिज वेडिंग ये तो ओकेजन है ही, हिज वेडिंग। तो ही डिड नॉट इनवाइट हैर टू हिज वेडिंग। तो इनवाइट के बाद में हमेशा टू का यूज किया जाता है। जो ये वीडियो है इसकी, इसमें जो पीडीएफ मैं काम में ले रहा हूँ आपको, इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ से और ज़्यादा आप समझ पाएंगे। अगर आप नोट्स अपने हिसाब से नहीं बना रहे हैं तो आप पीडीएफ से भी आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि टू का यूज किससे होता है? इनवाइट के बाद में और ओकेजन से पहले। इनवाइट जब भी आपको दिख जाता है तब आपको टू प्रीपोजिशन अपने माइंड में क्लिक कर देना चाहिए और टू आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी डेज के स्थान पे टू का यूज कर लेना चाहिए। जो आगे जो ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि लुक एट। इसमें आपको वर्ड है, इनका अर्थ समझना होगा। लुक एट यानी कहीं पर नॉर्मली देखना। अगर आपको लुक के बाद में एट है तब कहीं पे भी देखना। लुक फॉर, फॉर का मतलब जैसे आप समझ पा रहे होंगे फॉर क्या होता है? फॉर यानी किसी चीज़ की तलाश करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक इनटू छानबीन करना, यानी किसी मामले की छानबीन करना। देखभाल करना, किसी की भी देखभाल करना। लुक फॉर तलाशना, लुक एट कहीं पर देखना। अब इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? ही इज लुकिंग डेज ए जॉब। अब आपको इसी में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता होता कि फोर आएगा क्या आएगा, तब देखो मैं आपको समझाऊं किस प्रकार से आपको समझना है। तो किस प्रकार से आपका क्लियर होगा? आपको ये चार वर्ड याद रखने। कहीं पर देखना, हिंदी वाले याद रख लीजिए आप। क्या होता है? कहीं पर देखना, कहीं पर मतलब देखना और तलाश करना, देखभाल करना, छानबीन करना। अब पहला एग्जाम्पल से आप क्या समझोगे कि ही इज लुकिंग डेज ए जॉब। तब जॉब है तो जॉब की तरफ देखेगा थोड़ी? नहीं देखेगा। देखभाल थोड़ी करेगा जॉब की? बिल्कुल नहीं करेगा। छानबीन भी नहीं करेगा, मतलब तलाश करेगा। जॉब की तलाश करेगा, तो तलाश करने का मतलब फॉर, लुक फॉर। तो लुक फॉर ये तो आपको याद ही करना होगा कि लुक फॉर यानी तलाश करना। उसके बाद में लुक डेस द बोर्ड। यदि आपको यहाँ पे नहीं पता होता कि एट आए क्या आएगा, तो लुक डेस द बोर्ड। तो द बोर्ड है यानी बोर्ड, बोर्ड को तलाशेगा थोड़ी, देखभाल थोड़ी करेगा, उसकी छानबीन थोड़ी करेगा। तो लुक एट यानी नॉर्मली उसको उस पर देखेगा, लुक एट द बोर्ड। एंड उसके बाद में ही इज लुकिंग डेस ऑफ हिज डॉग।
अब डॉग है उसकी तो आप कह भी सकते हो कि भाई तलाश कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास दोनों आ सकते हैं, तलाश करना और देखभाल करना। बाकी इसमें मैंने यहाँ पे लुकिंग आफ्टर लिखा है, ठीक है। नीचे जो लास्ट आता है, द पुलिस इज लुकिंग डैश द मैटर, मतलब किसी मामले है उसकी क्या कर रही है, वो छानबीन कर रही है, इनटू आएगा। तो आपको क्या याद करना है इसमें, बस मैंने जो बॉक्स बनाया आपको ये एकदम याद कर लेना है, लुक एट। तो लुक एट द बोर्ड, लुक फॉर यानी तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू छानबीन करना। ये आपको चार है, ये आपको अपने दिमाग में इनको फिट कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, इन्हीं से ही आएंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही काफ़ी है, बाकी 21 से आगे के रूल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और थर्ड लेक्चर में पूरा कंप्लीट करके आगे वाले लेक्चर्स में हम प्रीपोजिशन के क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।